Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today we are going to continue our chapter 14 water from class 6th science semester 2 NCERT syllabus. Okay. So 14.3 water cycle. Now water cycle means क्या? पानी, ये एक पानी का साइकिल है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। हमने ये अभी तक देखा कि किस तरह से जो पानी है वो हमारे घरों में आता है, नलकों में आता है। लेकिन नलकों में भी पानी कहाँ से आता है? तो हमने देखा था कि ओशन सी का जो पानी है वहाँ से काफ़ी सारी बहुत सारा नेटवर्क है पाइप्स का जिससे हमारे घरों तक पानी आता है। लेकिन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट कि सी एंड ओशन वाटर इज़ सॉल्टी, देन हाउ रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स आर गेटिंग water. Okay, so let's see in that disappearing trick of water. Disappearing मतलब कि एकदम से गायब हो जाना। किसका? पानी का गायब हो जाना। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? तो आपने कितनी बार इस बात पर ध्यान दिया है कि जब ज़मीन पर पानी गिर जाता है तो वो थोड़े समय के बाद सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, मानो ऐसा वहाँ से पानी एकदम गायब सा हो गया है, इस तरह से फील होता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, विच यू कैन सी इन फिगर 14.4। तो इसी तरह से जब हम कपड़ों को सुखाने के लिए छोड़ते हैं तब भी थोड़े समय में कपड़ों में से जो पानी है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप 14.4 फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए। नाउ वाटर फ्रॉम वेट roads, rooftops and a few other places also disappears after the rains. Where does this water go? तो इवन आपने ये भी देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश का सीज़न होता है तो बारिश के सीज़न जब बारिश होती है तो रोड पर पानी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ होता है, इवन हमारी छतों पर गिरा हुआ होता है और ऐसे ही काफ़ी और जगहों पे गिरा होता है। तो ये सारा पानी कहाँ पे गायब हो जाता है? तो अब बात ये आ रही है कि जो पानी है, जो ये पानी हमारी छतों पे गिरा है, रोड्स पे गिरा है, ये पानी गायब कहाँ हो रहा है? ओके, नाउ डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड? तो क्या आपको याद है चैप्टर 5 की एक्टिविटी 6 जिसमें नमक वाले पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी जो है वो उड़ जाता है और जो नमक है वो नीचे रह जाता है। What did we find? The water evaporated and the salt was left behind. यानी हमने क्या देखा था उसमें? जो पानी है वो evaporate होके, evaporate यानी कि water vapor के रूप में उड़ जाता है और नीचे नमक रह जाता है। So this activity gives us an idea that on heating water changes into its vapor. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा? पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे नमक छूट जाता है। That means इस एक्टिविटी में हमें ये पता चला कि पानी को गर्म करने से पानी जो है वो भाप यानी कि वेपर में बदल जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विथ इट। तो हमने इसमें इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चला कि जो वाटर वेपर है वो अपने साथ नमक लेकर नहीं जाते। ठीक है, नमक को वो उधर ही छोड़ देते हैं और पानी जब वाटर वेपर में चेंज होता है तब वो एयर का एक हिस्सा बन जाता है। ओके, वाटर वेपर सो फॉर्म टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। तो जब ये एक हवा का एक हिस्सा बन जाता है वेपर तो क्या होता है, यूजुअली हम उसको देख नहीं पाते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। तो हमने ये भी देखा कि पानी को वाटर वेपर में तब्दील होने के लिए हीटिंग यानी उसका गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हमने ये देखा कि पानी का भाप में जो बदलना है वो हर जगह से होता है। तो देखते हैं हम आगे, इसके आगे, जैसे फ्रॉम द फील्ड्स, roads, rooftops and other land areas. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does this water get the heat it needs to evaporate? Let us find out. तो हमने ये देखा कि जो पानी है वो हर जगह से एवापरेट होता है, मतलब वो वेपर के फॉर्म में हर जगह से पानी जो है वो हर जगह से वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो जैसे कि खेतों में से रोड्स के ऊपर जो पानी गिरा होता है, रूफ टॉप्स के ऊपर जो पानी गिरा होता है, और ऐसी ही दूसरी काफ़ी सारी जगह है। तो हमने चैप्टर
5 में ये भी डिस्कस किया था कि नमक को बनाने के लिए सी मतलब समुद्र में जो पानी है उसे छोटे छोटे शैलो पिट्स में भर दिया जाता है ताकि उसमें से फटाफट से जो पानी है वो क्या हो जाए, एवापोरेट हो सके। अब बात आती है इस पानी को एवापोरेट करने में जो हीट यानी गर्मी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है। तो चलो इसके लिए एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। Activity 2. Take two similar places, place one of the plates in sunlight and keep the other under shade. Now pour equal amount of water in each of the plates, which you can see in figure 14.5. You can use a cap of a bottle to measure water. Make sure that water does not spill over. Observe the two plates after every 15 minutes. Does the water seem to disappear? From which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? तो हम एक्टिविटी जो 2 है उसे देख लेते हैं। तो इस एक्टिविटी करने के लिए आपको 2 एक तरह की प्लेट्स चाहिए। तो इसमें से एक प्लेट जो है वो आपको धूप में रखनी है और दूसरी जो है वो शेड यानी कि छाया। अब दोनों प्लेट्स में बराबर मात्रा में पानी ऐड करो, जो कि फिगर 14.5 में आप देख सकते हो। तो फिगर 14.5 हम देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक बॉटल का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि पानी कहीं गिर ना जाए। अब दोनों प्लेट्स पर हर 15 मिनट बाद आपको ध्यान देना है कि अब पानी जो है वो गायब हो रहा है, और अगर हाँ तो किस प्लेट में से पहले जो पानी है वो डिसअपियर हो रहा है। और इस पानी को एवापोरेट करने में जो हीट है तो उसका सोर्स कौन सा है, मतलब कौन सी प्लेट से जो पानी है वो सबसे पहले सूखा, और मतलब जो सोर्स मतलब या तो सूरज है या फिर आपका गैस का बर्नर है या और कुछ, तो वो क्या था, ठीक है। Now during the daytime, sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes and ponds. The fields and other land areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. However, the salts dissolved in the water are left behind. तो सुबह के समय सूरज की जो किरणें होती हैं वो महासागर, सागर, नदियों, तालाबों और झीलों, तो इन सब के पानी पर गिरती है। तो इसके अलावा खेतों और दूसरी जगहों पर भी सूरज की किरणें गिरती हैं। तो इसी वजह से इन सभी जगहों पर जो पानी है वो कंटिन्यूसली एवापोरेट होता है। ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो कंटिन्यूसली एवापोरेट होता है। जबकि पानी में जो घुला हुआ नमक है तो वो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि वो क्या हुआ, वो पीछे ही रह गया था, है ना। Now in activity 2, did you find that water also disappear from the plate kept in the shed? Though it could have taken more time, does the heat from the sunlight reach here? Yes, during the daytime, all the air surrounding us gets heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shed. Thus, evaporation takes place from all open surfaces of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. However, evaporation of water is a slow process. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation takes place faster on heating water on a burner. Its evaporation takes place even faster. Is there any other process through which water vapor gets transferred into air? तो आपने अगर गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि एक्टिविटी 2 में जो प्लेट शेड में रखी हुई थी उसमें से भी धीरे धीरे पानी जो था वो डिसअपियर हो रहा था। तो क्या वो सूरज की गर्मी यहाँ तक आई होगी जहाँ पे ये जो प्लेट जो है वो छाया में रखी होगी? तो यस, आप एकदम सही सोच रहे हो। दिन के समय हमारे आगे पीछे जो हवा होती है वो गर्म होती है, जिस वजह से जो छाया में रखा हुआ पानी है वो भी धीरे धीरे गायब होता है। तो आप ये कह सकते हो कि सभी जगहों पर जहाँ पानी खुला होता है, एकदम ओपन होता है, वहाँ से पानी धीरे धीरे क्या होता है, एवापोरेट होता है। हालांकि पानी का इस तरह से भाप बनना बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। तो इस वजह से हम बहुत मुश्किल से हमें पता चलता है। अगर एक पानी से भरी हुई बाल्टी से जो पानी है वो कम होता है तो हमें इसका आभास इतनी जल्दी नहीं होता है कि वो पानी भरा हुआ था और वो धीरे धीरे कब एवापोरेट हुआ। जबकि सूरज की रोशनी में पानी जो है वो फटाफट से एवापोरेट होता है। तो
अगर आपने किचन में अगर आप किचन में ध्यान देते हैं कि जब मम्मी जो है वो चाय बनाती है या पानी जो है मम्मी गर्म करती है, तो गैस की गर्मी से भी पानी जो है वो जल्दी से एवापरेट हो जाता है। तो क्या आप इसके अलावा और भी कोई तरीका सोचते हैं जिसमें से जो पानी जो है वो एवापरेट होता है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, यानी पानी में से जो प्लांट्स में से जो पानी लॉस हो जाता है, निकल जाता है, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। सो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। तो आपने, अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर 7 में ये पढ़ा था कि पौधों को बढ़ने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। प्लांट्स यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर द फूड, और पौधे जो हैं ये अपना खाना तैयार करने के लिए इस पानी के एक हिस्से का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और बाकी जो पानी है इसमें से कुछ को अपने अलग अलग हिस्सों में वो क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इसमें से जो पानी बचा हुआ होता है, जो बचा हुआ पानी का भाग होता है, वो पौधे क्या करते हैं, वो पौधे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के माध्यम से वाटर वेपर के रूप में वो क्या करते हैं, हवा में उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। Now, do you remember the observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? तो क्या आपको याद है चैप्टर 7 की एक्टिविटी 4 जिसमें पौधों द्वारा पानी के ट्रांसपिरेशन को ऑब्जर्व जो किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है एक बार। Now let's see this about Bhojo. Now Bhojo has been reading about transpiration. He asked himself how much water is lost through transpiration by wheat plants that give us 1 kilogram of wheat. He found out that this is nearly 500 liters, that is roughly 25 large sized buckets full of water. So can you now imagine the amount of water lost by plants of all the forest, crops and grasslands together? तो भोजो जो है वो ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहा था। तो उसने अपने आप से एक सवाल पूछा। उसने ये कहा उसने ये कहा कि जिस तरह से जो गेहूं के जो पौधे हैं उससे हमें 1 किलो गेहूं मिलता है, तो उस पौधे के ट्रांसपिरेशन के दौरान कितना पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो उसने इस क्वेश्चन का आंसर ये पाया कि लगभग 500 लीटर पानी वेस्ट होता है। 500 लीटर मान के चले कि 25 बड़ी साइज़ की जो बाल्टी होती हैं उतना पानी वेस्ट होता है। तो अब आप ज़रा इमेजिन करो कि सभी जंगलों, जो भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी फसलें हैं या फिर जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड मीन्स घास के जो मैदान हैं, तो उसमें जो पौधे लगे हुए हैं, तो इन सभी से एक साथ कितना पानी वेस्ट होता होगा, आप ज़रा इमेजिन करो इस बारे में। ओके, नाउ लेट्स मूव। Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. Is it lost forever? No, we get it back again as we will see. तो वाटर वेपर हवा में एवापरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से एंटर होता है। तो क्या ये हमेशा के लिए, मतलब आप कह सकते हो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम इसे फिर से वापस पा सकते हैं, जैसा कि हम इसके बारे में आगे देखेंगे। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, यानी किस तरह से जो बादल हैं वो बनते हैं। सो लेट्स सी वन एक्टिविटी। एक्टिविटी 3 इज गिवन। Take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक आधा ग्लास पानी से भरा हुआ लेना है और कांच को साफ कपड़े से बाहर से पोंछ लेना है, ठीक है। Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the outer surface of the glass, which you can see in figure 14.6. तो पानी में थोड़ी सी आपको बर्फ़ डालनी है, 1 या 2 मिनट आपको वेट करना है, और ये जो कांच है इसकी बाहर की जो सरफेस है इस पे होने वाले चेंजेस को आपको देखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें 14.6 फिगर में आप देख सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। तो ग्लास के बाहरी भाग पर पानी की बूंदें कहाँ से आ गई हैं, ठीक है। द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास। सो वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। तो ये जो बर्फ़ है, तो बर्फ़ के पानी वाला जो ग्लास है, इसकी जो
इसके अगर आप जो लेयर देखेंगे तो ये काफ़ी ठंडी है और इसके अपने चारों ओर इसने जो हवा है उसको भी इसने ठंडा कर दिया है क्योंकि उस ग्लास के अंदर बर्फ़ डाली है, ठीक है। तो हवा में जो वाटर वेपर है जो ग्लास की सरफेस को क्या कर रहा है, ये ठंडा कर रहा है, कंडेंस कर रहा है, इसीलिए ग्लास की सरफेस पे छोटी छोटी बूंदें सी आ गई हैं। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में कंडेंसेशन के बारे में देखा था। ओके, नाउ लेट्स मूव। Now here, Paheli has noticed dew on leaves of grass on winter mornings. Did you notice something similar on leaves or metal surfaces like iron grills and gates on a cold morning? Is this also due to condensation? Do you see this happening on hot summer mornings? तो पहेली ने विंटर सीजन की सुबह घास की जो पत्तियां हैं उस पर ओस देखी थी, ओस ड्यू। ओके, तो क्या आपने ठंडी सुबह के समय इस तरह से कुछ पत्तियों पर या फिर लोहे की ग्रिल्स या मेटल की सरफेस पे कुछ नोटिस किया है? क्या ये भी कंडेंसेशन के कारण ही होता है? तो क्या आप इसे गर्मी की सुबह यानी समर सीजन में सुबह होते हुए देख सकते हैं? नाउ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है ये पानी को पृथ्वी की सरफेस पर वापस लाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हाउ डज इट हैपन? एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। तो जैसे जैसे ये किस तरह से होता है, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सरफेस से यानी अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं ये क्या होता है, ये ठंडा होता है। Okay, when the air moves up, it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condense to form tiny drops of water called droplets. तो जब हवा ऊपर जाती है तो ये और ठंडी हो जाती है और एक सफिशिएंट हाइट पर हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं ये कंडेंस हो जाती हैं, भारी हो जाते हैं और ये छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदे। इट इज़ दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू यूज एज क्लाउड्स विच यू कैन सी इन 14.7 फिगर। तो ये छोटी छोटी बूंदें ही हवा में तैरती रहती हैं और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ओके, जैसा कि आप 14.7 फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए 14.7 फिगर, क्लाउड्स। ओके, now it so happens that many droplets of water come together to form large size drops of water। तो ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि पानी की कई बूंदें एक साथ आकर जो है वो बहुत ही बड़े आकार की बन जाती हैं और पानी की बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. In special conditions it may also fall as hail or snow। तो पानी की कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि गिरने लगती हैं, बिकॉज वो जो वजन है वो सहन नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए वो गिरने लगती हैं। तो ये गिरते पानी की बूंदें हैं जिन्हें हम बारिश कहते हैं, वर्षा कहते हैं, रेन कहते हैं। तो स्पेशल कंडीशन में ये आप कह सकते हो ओले के फॉर्म में, जो हेल्स हम बोलते हैं ना, हेल के फॉर्म में, ओले के फॉर्म में, या फिर जो स्नो है, हिमपात जिसे हम बोलते हैं, उसके फॉर्म में ये गिरने लगती है। ओके, now thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail or snow। तो ये अभी हमने देखा कि तो इस प्रकार क्या होता है, जो वेपर के रूप में जो पानी है वो एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा हवा में चला जाता है और बादल बनाता है और फिर बारिश, ओले या बर्फ़ के रूप में वापस ज़मीन पे आ जाता है, ठीक है। तो हुआ ना एक वाटर साइकिल, ऊपर से नीचे से एवापोरेट ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, ठीक है। तो इसे हम वाटर साइकिल बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पे भोजो के बारे में देख लेते हैं। भोजो हैड नोटिस फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग्स। ही वंडर्स इफ दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक? तो भोजो ने क्या देखा, सर्दियों की सुबह में ज़मीन के पास उसने कोहरा देखा, फॉग देखा। तो वो सोच रहा है कि क्या ये भी ज़मीन के पास वाटर वेपर का कंडेंसेशन है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सोचें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद बैक टू द ओशन। बाय बाय।